क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साइकोलॉजिकल बीमारी है और वो इस बीमारी से भयंकर रूप से ग्रसित है। ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता और 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कही है। इसके साथ ही एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी और उनकी कार्यशैली को लेकर, उनके चरित्र को लेकर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। इन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को भी तगड़ा वाला जवाब दिया है और प्रधानमंत्री की विचारधारा को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। यूं कह लीजिए कि पीएम मोदी के बारे में ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही हैं जिन्हें सुनकर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी फुल एसी में पसीना छोड़ देंगे। यहां तक कह दिया है कि नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम टोपी नहीं बल्कि 2-2 टोपी पहनेंगे, इंतजार करिए। और सबसे बड़ी बात तो सत्यपाल मलिक ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कह दी है। ऑन कैमरा कह दिया है कि ये मेरी भविष्यवाणी है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। मुजफ्फरनगर के दंगे तो आपको याद ही होंगे। इन दंगों और आरएसएस को लेकर भी बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक ने किया है। और इसके बाद मोदी के हिंदुत्व और देश की जनता से जो अपील सत्यपाल मलिक ने की है और जिस तरह से चेताया है वो काफी ध्यान से सुनिएगा। द वायर पर आरफा खारम शेरवानी को दिए गए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने जितनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं उनका सार मैं आपको बेहद आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। आप बस थोड़ी देर दिल और दिमाग से हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने इस इंटरव्यू में पुराने वाले इंटरव्यू से अलग कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं और बड़े सवाल खड़े किए हैं। बात कर्नाटक चुनाव की भी करेंगे, जहां प्रियंका गांधी और पीएम मोदी दोनों ने रैलियां की हैं। इनकी महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताएंगे और यह भी बात करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर माफी मांगने के लिए कहा है। और इसके बाद बात करेंगे इनकी, पहचानते तो आप होंगे ही, इस स्वघोषित बाबा को लेकर एक नई कहानी सामने आ रही है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और बिहार से हैं तो सावधान हो जाइएगा। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, ये तो आप जानते ही हैं, जो असल में आपके मुद्दों पर बात करता है और कर सकता है। हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल की चाटुकारिता नहीं करते, इसीलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। हमारा काम पसंद आए तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करिएगा। यूट्यूब पर जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू की कर लेते हैं, इसके बाद कर्नाटक चुनाव पर चर्चा करेंगे। साल 2013 के बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब से लगातार उनकी छवि के 4 महत्वपूर्ण पिलर्स गढ़े गए। पहला यह था कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा था कट्टर राष्ट्रवाद, तीसरा था हिंदू हृदय सम्राट का और चौथा पिलर बनाया गया था विकास के मुद्दे को। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने खुद ही, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही विकास के मुद्दे को खुद ही पीछे छोड़ दिया है। और अब उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे भी तो कैसे, अब तो रिजल्ट दिखाने का समय है। लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण पिलर्स नरेंद्र मोदी को लेकर बनाए गए थे, जिनके ऊपर उनकी छवि को टिका कर रखा गया, वो 3 पिलर्स पिछले कुछ महीनों में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। याद करिए, पीएम मोदी ने कहा था कि चीन को लाल लाल आंखें दिखाएंगे, देश मजबूत हाथों में है, डरने की जरूरत नहीं है, एक के बदले 10 सिर लेकर आएंगे। पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे देश में देशभक्ति की लहर जगा दी गई, मगर अब वही पुलवामा हमला सरकार के लिए नासूर बनता जा रहा है, और वो भी इतना बड़ा नासूर कि जवाब देते नहीं बन रहा है। अब तो शहीद परिवार भी सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर अब तक जांच क्यों नहीं करवाई गई। सत्यपाल मलिक उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जब पुलवामा की घटना हुई और 370 को हटाया गया। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस हमले पर जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, मुझे चुप कराया, जबकि चुप कराने की बजाय उन्हें इस मामले की जांच करवानी चाहिए थी और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी कि किसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। आखिर क्यों देश के गृह मंत्रालय ने सैनिकों को जहाज भेजने का प्रस्ताव 4 महीने तक लटका कर रखा। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि चीन के मसले पर लद्दाख में भारत की क्या पोजीशन है, इस पर मोदी कुछ नहीं बोलते, सन्नाटा मार लेते हैं, यानी कि देश सुरक्षित हाथों में है। इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आप खुद सोच कर देखिए, अमेरिका जैसा देश बताता है कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, गांव बसा लिया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है। और इतना ही नहीं, अपने पूरे भाषण में एक बार भी चीन का नाम तक नहीं लेते। आखिर ये डर कैसा है? यानी कि राष्ट्रवाद का जो चोला था वो अब फटने लगा है। इसके बाद बारी आती है हिंदुत्व की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनाकर प्रस्तुत किया गया और इस तरह से प्रचारित किया गया कि यदि ये नहीं होंगे तो सारे हिंदू निपटा दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने इसे सच भी मान लिया। आज भी बहुत सारे लोग
लोग यही मानते हैं। उन्हें लगता है कि 20 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के अंदर बहुसंख्यकवाद यानी कि हिंदुओं को बढ़ावा देने की कोई विचारधारा नहीं है और ना ही नरेंद्र मोदी का मुस्लिम विरोध से कोई लेना देना है। उन्हें जिधर से कुर्सी मिलती हुई नजर आएगी, जरूरत पड़ने पर किसी को भी उठा लेंगे और जरूरत खत्म होने के बाद छोड़ देंगे। वैसे ये बात मैंने भी अपने कई वीडियोस में कही है कि पीएम मोदी को किसी भी विचारधारा या किसी जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है, भ्रष्टाचार से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सब कुछ मंजूर है, अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जैसा भी हो। यदि उनकी कुर्सी को मजबूत करता है तो सब चंगा सी। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम करके कई बार ये लोग फायदा उठा लेते हैं, लेकिन ये फायदा हर बार नहीं मिलेगा। हिंदू कभी किसान भी होगा, नौजवान भी होगा, बेरोजगार भी होगा और महंगाई से त्रस्त भी होगा। और जिस दिन ये असली मुद्दे खड़े हो जाएंगे, हिंदुत्व का मुद्दा अलग हो जाएगा। मुस्लिम टोपी न पहनने को लेकर सत्यपाल मलिक ने शेरो शायरी के अंदाज में कह दिया कि कयामत यकीनन करीब आ रही है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि याद करिए किस तरह से मोदी सऊदी अरब जाकर मस्जिद में घूम कर आ रहे थे, और यदि वो लोग कहते थे तो मोदी नमाज भी पढ़ लेते। इंतजार करिए, सुविधा के हिसाब से एक नहीं बल्कि दो टोपी पहनेंगे। यहां मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। कर्नाटक में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा, ये वही ईश्वरप्पा हैं जिन पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगा। ठेकेदार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर शिकायत की, पीएम मोदी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ठेकेदार ने मजबूरन आत्महत्या कर ली। इसके बाद भाजपा के इस मंत्री को सरकार से बाहर कर दिया गया भ्रष्टाचार के आरोप में। और हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था कि ऐसे भ्रष्टाचारी को प्रधानमंत्री मोदी खुद ही फोन करके उसकी तारीफ कर रहे थे। तो कर्नाटक में इसी के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोटों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा हिंदू वोटों को एकजुट करना चाहती है। इसीलिए वहां साफ साफ कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। अब आप लोग टप्पा खा करके यूपी चले जाइए। यूपी में निकाय चुनाव होने वाला है और निकाय चुनाव में बीजेपी ने 350 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। क्या हुआ, खोपड़िया चकरा गई क्या? एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेता चाहिए और 350 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दे दिया गया है। यानी कि सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी के बारे में जो कहा है कि न तो प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों से कोई बैर है और न ही हिंदुत्व से कोई प्रेम है। जब जिस तरह से सत्ता की कुर्सी मजबूत होती रहेगी, उस तरीके से हिंदू मुसलमानों को उपयोग कर लिया जाएगा। तो अब तक आपने नरेंद्र मोदी के चरित्र को महान बताने के लिए गढ़े गए 4 पिलर्स में से 3 के बारे में जान लिया है। अब चौथा पिलर है भ्रष्टाचार विरोधी होने का। सत्यपाल मलिक ने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। पिछले इंटरव्यू में इन्होंने खुद ही बताया था कि जब ये गोवा में राज्यपाल थे और वहां के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया, तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि राज्यपाल को भी वहां से आनन फानन में हटा दिया गया। तो इस घटना से साफ साफ सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई बहुत दिक्कत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने फिर से दोहराया है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की बात वो कर भी कैसे सकते हैं, जब खुद पीएम मोदी कर्नाटक के उस भ्रष्टाचारी मंत्री को फोन करके उसकी तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी से संबंधित एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे घनिष्ठ मित्र माने जाने वाले गौतम अदानी पर दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का आरोप लगा। उसकी जांच को लेकर किस तरह से कन्नी काटी जा रही है वो भी आप सब देख रहे हैं। महीनों गुजर गए, पीएम मोदी ने आज तक एक शब्द अदानी मामले पर नहीं बोला, नाम तक नहीं लिया। कर्नाटक में ही हाल ही में भाजपा के विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए कैश मिला था। वहां पर न तो सीबीआई पहुंची, न ईडी पहुंची और न पहुंचा इनकम टैक्स। अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सी लड़ाई पीएम मोदी लड़ रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि हिंदू सिर्फ दंगों के 4 दिन ही हिंदू रहता है, बाकी दिन वो आम इंसान हो जाता है। ये लोग दंगे करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं, इसका चुनावी लाभ इन्हें मिलता है, लेकिन हर बार नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरह से पश्चिमी यूपी यानी मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए गए और आरएसएस के लोगों ने दंगाइयों को साजो सामान उपलब्ध करवाया, सुविधाएं दी। यानी कि सीधे सीधे मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए सत्यपाल मलिक ने आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। सत्यपाल मलिक से जब यह पूछा गया कि देश की जनता ने नोटबंदी को बर्दाश्त कर लिया, कोरोना में लाखों लोग मरे, इसको भी जनता ने बर्दाश्त कर लिया, आप जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, इसे भी लोग बर्दाश्त कर लेंगे। इस पर सत्यपाल मलिक ने याद दिलाया कि याद करिए, बोफोर्स के मामले पर मैं बीपी सिंह के साथ था। चुनाव में 2.5 साल का वक्त बचा हुआ था, लेकिन हम पूरे देश में घूमे, लोगों को जागरूक किया और 404 की कांग्रेस यानी कि 404 सांसदों वाली राजीव गांधी की कांग्रेस 150 पर सिमट गई। और 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी भी 300 से घटकर 150 पर आ गई तो नरेंद्र मोदी को तो बीजेपी के लोग ही हटा देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी पर भी बोझ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस भी पीएम मोदी से खुश
खुश नहीं है। यहां तक कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी से बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ, आरएसएस के वो लोग जो कमाऊ टाइप के हैं वो खुश हैं, लेकिन असली आरएसएस वाले बिल्कुल खुश नजर नहीं आते। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि मोदी से ज्यादा पॉपुलर तो योगी है और आरएसएस उन्हें बढ़ाना भी चाहता है। सत्यपाल मलिक से जब पूछा गया कि आपको जब नई पोस्टिंग नहीं मिली है, नया पद नहीं मिला, नया ओहदा नहीं मिला, तब आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब मैं पद पर था तभी मैंने पुलवामा हमले पर बोला था, किसानों के मामले पर बोला था, अंबानी अडानी पर भी बोला था और मैं पद पर बना रहा। किसानों के मसले पर तो मैं इस्तीफा देने जा ही रहा था, मगर मेरे एक मित्र ने कहा कि यह बेवकूफ़ी मत करना, यदि वो लोग इस्तीफा मांगेंगे तभी देना। और आगे सत्यपाल मलिक ने कह दिया कि यदि अब भी देश की जनता नहीं जागी तो फिर जो बचा खुचा देश है, जो भी अच्छा है, वो सब कुछ मोदी बर्बाद कर देगा। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता में देश झुका भी है और देश बिका भी है। आगे इन्होंने कहा कि बोफोर्स के मसले पर मैंने 4 साल की राज्यसभा छोड़ दी थी राजीव गांधी का विरोध करते हुए। जनता का उफान जब आएगा तो इनकी ताकत का कहीं कोई अता पता नहीं चलेगा। आगे सत्यपाल मलिक ने कहा कि अभी ये लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन 6 महीने में इन्हें पता चल जाएगा कि इन्होंने किसको छेड़ा है। अब कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाने वाला हूं, मुद्दों पर जनता को जागरूक करूंगा। इन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी एक साइकोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित है, जिसमें आदमी खुद के इश्क में पड़ जाता है और खुद से ही प्रेम करने लगता है। याद करिए किस तरह से सदन में अदानी के नाम पर इन्होंने मैं करके भाषण दिया था और अदानी का एक बार भी नाम नहीं लिया, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आगे उन्होंने कहा कि 2024 में मैं एक नए आदमी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हूं, ये मेरी उम्मीद भी है और ये मेरी भविष्यवाणी भी है। यानी कि सत्यपाल मलिक के अनुसार साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि कोई और रहेगा। कुल मिलाकर जिन 4 मजबूत पिलर्स के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को बड़ा दिखाने और बताने की कोशिश की गई थी, यदि आप गौर करेंगे तो पिछले कुछ महीनों में ही वो सारे पिलर्स गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि नेताजी लोग ये बात कभी स्वीकार नहीं करते हैं, लोगों के सामने उजागर होने नहीं देते हैं। सोच कर देखिए, जिस कर्नाटक में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के खिलाफ, उसी कर्नाटक में जाकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जो अभियान चला रहे हैं उससे कांग्रेस और जेडीएस के लोग परेशान हैं और मेरी तुलना सांप से कर रहे हैं। आगे उन्होंने कह दिया कि सांप तो शंकर भगवान के गले में होता है। एक बार फिर से उन्होंने कह दिया कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार की जरूरत है, हमने किसानों के लिए काम किया है, हमारे प्रति कांग्रेस की नफरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वे लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, कोई कहता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कोई मेरी तुलना सांप से कर रहा है और वोट मांग रहा है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में यहां तक कह दिया कि कर्नाटक को हम देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर यूपी वाले परेशान न हो। आप सोच रहे होंगे कि कर्नाटक को नंबर 1 बनाने से यूपी वालों को परेशानी क्यों होगी। याद करिए, 1 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी में बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे थे, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अब यह मत पूछिएगा कि यदि कर्नाटक नंबर 1 हो गया तो फिर उत्तर प्रदेश का क्या होगा। ये अगले चुनाव में पता चल जाएगा। वहीं कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिव कुमार ने कहा है कि भाजपा के जिस नेता ने सोनिया गांधी को विषकन्या कहा है, उनका अपमान किया है, उसे पार्टी से बर्खास्त किया जाए और प्रधानमंत्री उसको लेकर माफी मांगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने पीएम बनने से इनकार कर दिया। वहीं प्रियंका गांधी भी कर्नाटक में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक में बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का प्रयास किया है, भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास भी किया है। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो नफरत फैलाने की कोशिश की है, उसे लेकर भी प्रियंका गांधी ने आरोप लगाए और कटाक्ष भी किया। आने वाली 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होना है और 13 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी भी कर्नाटक का एग्जिट पोल यही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है और कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 13 मई को कर्नाटक का चुनाव परिणाम आना है और 13 मई की तारीख को याद रखते हुए इस खबर को सुन लीजिए। 13 मई से 17 मई तक बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है। इसे लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री पटना में हिंदू मुस्लिम भाई को लड़ाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि एयरपोर्ट पर ही मैं उनका घेराव करूंगा। यदि वो भाईचारा का संदेश लेकर आएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई का संदेश लेकर आएंगे, तो ही उनको बिहार में एंट्री मिल सकती है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इसे तनिक दिमाग में बैठा लीजिए और सोचिए कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति बेहद गड़बड़ चल रही है जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है। हाल ही में आपने देखा था कि रामनवमी के मौके पर बिहार में किस तरह से दंगे हुए, बिहार जलता रहा और इन दंगों में बीजेपी से जुड़े हुए कई लोगों पर आरोप भी लगे, कई लोग गिरफ्तार भी हुए। क्या ऐसा भी हो सकता
सकता है कि कर्नाटक में यदि 13 मई को चुनाव परिणाम बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो बिहार के पटना में कर्नाटक चुनाव परिणाम से ध्यान भटकाने के लिए कुछ बड़ा खेला हो जाए। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो बस आशंका व्यक्त कर रहा हूं। वैसे उम्मीद है कि बिहार पुलिस पिछले दिनों हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे एक्शन लेगी। वहीं बिहार के बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार सरकार को साधु संतों, संत महात्माओं से दिक्कत है, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी के नेता संत और महात्मा मानते हैं। बाकी आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।